हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वेलकम टू दी आईएफएस फैमिली। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे तो गेट लाइफ साइंस के फर्स्ट ईयर के पीवाईक्यू के एनालिसिस के बारे में। उसके साथ साथ हम बात करेंगे कट ऑफ एनालिसिस के बारे में भी। तो क्या कट ऑफ रहा था, जनरल का क्या रहा, ओबीसी का क्या रहा, एससी का क्या रहा, एसटी का क्या रहा, इन सब चीज़ों के बारे में। और आपको हमेशा से पता है कि जैसे हम बात करते हैं डाटा के बेस के आधारित, तो आज के सेशन में भी हम सारा डाटा लेकर आए हैं। तो सारे डाटा को एनालाइज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, कुछ स्ट्रैटेजी जो है हम बनाएंगे। ठीक है, तो सेशन को क्या करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज़ की, तो कट ऑफ एनालिसिस की। तो आपके ये स्क्रीन के सामने जो चार्ट प्रेजेंट है एक्सेल का है, और इनमें से आपको देखने को मिल रहा होगा 2024, 2023, 2022, 2021 और 2020 के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम बात किस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट कितने रहे थे। तो अगर मैं 2024 की बात करूं तो लगभग 44,904 कैंडिडेट जो थे उन्होंने इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया था। और उसमें से अगर मैं बात करूं तो 36,275 बच्चे जो है तो प्रेजेंट हुए थे। तो अगर आप देखोगे कि रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट में और अपीयर कैंडिडेट में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो बहुत फर्क देखने को मिलता है। और उसके साथ अगर हम बात करें तो कट ऑफ की बात कर रहे हैं, तो जनरल का जो कट ऑफ था बच्चों वो रहा था 29.3 मार्क। उसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जो कैटेगरी है उनका कट ऑफ क्या रहा था, 26.3। उसके साथ साथ कट ऑफ जो है एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी जो है उनका क्या रहा था, तो 19.5 मार्क रहा था। वही 2023 की बात करें तो लगभग 37,391 बच्चे जो है उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था। उसमें से 29,605 जो बच्चे हैं उन क्या हुए थे, अपीयर्ड हुए थे। सेम कट ऑफ की अगर बात करूँ तो जनरल के लिए था 32 मार्क, ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग 30 मार्क था। उसके साथ साथ ओबीसी के लिए भी सेम था। और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी जो है उनके लगभग मार्क की बात करें तो 22 मार्क रहा था। वही अगर 2022 की बात करें तो लगभग 40,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था, उसमें से 30,000 बच्चे क्या हुए थे, तो अपीयर्ड हुए थे। कट ऑफ की बात करें तो 33 रहा था जनरल का। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 30.5, ओबीसी की बात करें तो 30.5 था। और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी जो है उनका कट ऑफ क्या रहा था, तो 22.5 मार्क रहा था। 2021 के नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है रजिस्ट्रेशन का तो डाटा मिला नहीं मुझे, और 2020 का भी नंबर ऑफ कैंडिडेट का भी डाटा नहीं मिला, और उसके साथ साथ अपीयर्ड का भी नहीं मिला। बट अगर जनरल कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं तो जनरल कट ऑफ की क्या हो रहा, तो 20 में रहा था 31.7। उसके बाद ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का जो है वो सेम रहा था 28.5। और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी जो है उनका क्या कट ऑफ रहा था, तो 21.5, 21.1। अब बच्चों ये एक चीज इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाती है कट ऑफ का, क्योंकि आप एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हो गेट एक्सेल के लिए, और आपको कट ऑफ देखना ये जरूरी होता है कि आपको एग्जाम हॉल में जो है आपकी स्ट्रैटेजी, हमारे पास अभी 20 दिन बचे हैं तो आप कितने मार्क को टारगेट कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर कोई मेरे साइड से सजेशन रहेगा तो मेरे यही कहूंगा कि क्वालिफिकेशन के लिए ना जाए, आपको जाना है तो रैंक के लिए जाए। जितना रैंक बेहतर होगा उतने आपके सामने अपॉर्चुनिटी बेहतर आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर आप रैंक की तरफ जाओगे, आपको रैंक की तरफ देखोगे, तो आपका ऑटोमेटिकली क्वालिफिकेशन का मार्क भी क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। और मेरे साइड से मैं यही कहूंगा कि लगभग 60 प्लस मार्क जो है आप क्या करें, तो स्कोर करने की कोशिश करें। अब ये जो 60 मार्क आपको स्कोर करने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो सिलेबस देखना होगा। अब सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखने को मिलेगी। जैसे कल के सेशन में हमने बात की थी किसके बारे में, तो केमिस्ट्री के बारे में। बट आज के सेशन में हम प्योर लाइफ साइंस के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट को आपको चूज करना चाहिए। उसके साथ साथ उस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, कौन से यूनिट से कितने सवाल बने थे, उन सब चीजों की बात करते हैं मेरे दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले जूलॉजी की। अब जूलॉजी जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट यहाँ देखने को मिलेंगे। एनिमल वर्ल्ड होगा, इवोल्यूशन होगा, जेनेटिक्स होगा, बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जैसे तगड़े सब्जेक्ट यहाँ देखने को मिलेंगे। उसके बाद सेल बायोलॉजी होगा, उसके बाद जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट होगा, उसके बाद एनिमल एनाटॉमी एंड एनिमल फिजियोलॉजी हम जिसको बोलते हैं, फिर पैरासाइटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी होगा। उसके बाद इकोलॉजी और एनिमल बिहेवियर जो है वो देखने को मिलता है। अगर सवालों की बात करूं तो 2024 में लगभग एनिमल वर्ल्ड से एक सवाल बनता हुआ देखने को मिला, इवोल्यूशन से 3 सवाल बने थे।
ठीक है, जेनेटिक्स से 0 सवाल था, बट आपको बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वहां से 5 सवाल बनते देखने को मिले। और हर साल जो है आपको देखने को मिल रहा, 2023 में भी 6 सवाल थे, 2022 में भी 4 सवाल थे, 2021 में भी 4 सवाल थे, और 2020 में भी आपको क्या देखने को मिला, तो 2 सवाल देखने को मिले थे। अगर इसकी बात के थ्रू जाए तो फिर आपका बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला जो चैप्टर है आपके क्या हो जाएंगे, तो इंपॉर्टेंट हो जाते। उसके साथ साथ सेल बायोलॉजी जो है वहां से आपको हमेशा से 1 2 3 2 ऐसे सवाल बनते देखने को मिल रहे हैं। तो मतलब ए भी एक चैप्टर क्या हो जाता है आपका, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी वजह से आपको क्या करना है, सुबह जो मॉर्निंग में वाईटी लाइव का सेशन होता है, तो मंडे से जो है हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर, और वहां पे मोस्ट प्रोबेबल के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको वहां पे आ जाना है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है आपके बेनिफिट के लिए ली जा रही है। उसके साथ साथ आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी से भी सवाल बनते देखने को मिल रहे हैं। उसके साथ साथ एनिमल फिजियोलॉजी जो है वो एक आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है। और एनिमल फिजियोलॉजी के जितने भी सिस्टम है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो, एक्सक्रीटरी हो, मेन 2 सिस्टम जो होते हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, वहां से भी आपको क्या देखने को मिलते हैं, तो सवाल देखने को मिलते हैं। तो अगर आपका बैकग्राउंड जूलॉजी से है फिर या डेवलपमेंटल बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट से, तो आप क्या कर सकते हो, तो इस यूनिट को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं हम माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। तो माइक्रोबायोलॉजी जो है आपको इस यूनिट से क्या देखने को मिलते हैं, अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, उसके बाद मेथड्स इन माइक्रोबायोलॉजी है, माइक्रोबायल टेक्सोनॉमी और डाइवर्सिटी भी है, उसके साथ साथ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, फिर माइक्रोबियल ग्रोथ है, उसके बाद माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म है, माइक्रोबियल जेनेटिक्स है, माइक्रोबियल इकोलॉजी है। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर इनके क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आपको क्वेश्चन जो है लगभग सारे यूनिट से 3 4 2 4 ऐसे सवाल बनते देखने को मिल रहे। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आपके जो अकॉर्डिंग यूनिट है, जो आपने यूनिट अच्छे से पढ़ रखे हैं, आपको रिवाइज करने में इजी हो रहे, तो उन यूनिट को क्या कर सकते हो बच्चों, आप तो टारगेट कर सकते हो। फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वन बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, तो बॉटनी की बात करेंगे। अब बॉटनी जो है आपको डिफरेंट डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। सबसे पहले देखने को मिलेगा आपको प्लांट सिस्टमैटिक, फिर होगा प्लांट एनाटॉमी, फिर होगा आपका मॉर्फोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट, फिर होगा आपका फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, फिर जेनेटिक्स देखने को मिलता है, प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी हो, फिर उसके बाद इकोनॉमिक बॉटनी है, प्लांट पैथोलॉजी है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट जैसे सब्जेक्ट भी आपको क्या देखने को मिल रहे हैं। फिर इसके क्वेश्चन की बात करूँ तो फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री जो है आपको मेजर क्वेश्चन देखने को मिले थे 2024 में, और वो क्वेश्चन का नंबर क्या था, तो 5 सवाल जो थे अकेले यूनिट से बने थे। उसके साथ साथ जेनेटिक्स से आपको कितने सवाल बनते देखने को मिल रहे थे, तो 3 सवाल आपके जेनेटिक्स से भी बने थे। तो इस तरीके से अगर हम जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिट से जो है आपको देखने को मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सवाल बनते हुए देखने को मिले थे। आपको सिंपली क्या करना है, उन यूनिट को टारगेट करना है जिन यूनिट से ज्यादा सवाल बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, उन यूनिट को आपको क्या करना है, तो प्रायोरिटी देना है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं हम। आगे बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री यूनिट की। और बायोकेमिस्ट्री यूनिट जो है उसकी अगर बात करो तो आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल देखने को मिलेगा, फिर एंजाइम काइनेटिक्स जैसे सब्जेक्ट देखने को मिलता है, फिर बायोकेमिकल सेपरेशन टेक्निक के ऊपर सवाल देखने को मिलेंगे, फिर सेल बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग और उसके साथ साथ हार्मोन का भी चैप्टर आता है, उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और आरडीटी का चैप्टर आता है, उसके बाद फूड इंजीनियरिंग जो है वहां से भी आपको क्या बनते देखने को मिलते हैं, तो सवाल बनते देखने को मिल रहे हैं। और मैं सभी यूनिट की बात करूं तो 4 5 5 3 2 ऐसे 5 सवाल देखने को मिल रहे हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, उन्हीं यूनिट को टारगेट करना है जिन यूनिट से आपको ज्यादा सवाल बनते देखने को मिले, और उन्हीं यूनिट के क्या करना है, आपको थ्रू जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं 20 दी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आपको स्ट्रैटेजी जो है, आपको सिंपली क्या करना है, आपके अकॉर्डिंग 2 यूनिट सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद आपको कोर सब्जेक्ट जो है उनमें से जहां से आपको ज्यादा सवाल बनते देखने को मिले, तो उन सारे यूनिट को आपको क्या करना है, टारगेट करना है, उनको अच्छे से क्या करना है, उनकी समरी बनानी है, उनके नोट्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद अगर मैं किसी फैक्टर के ऊपर बात करूं तो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारा, वो है रिवीजन। आप जितनी ज्यादा रिवीजन करोगे मेरे बच्चों, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। आपको एक चीज का ख्याल रखना है,
आपको सेल्फ डाउट नहीं लेना है खुद के ऊपर, आपको कॉन्फिडेंस रहना है अपने। मैं मानता हूँ आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, आप बहुत अच्छे से एग्जाम को फेस करोगे और बहुत अच्छे मार्क्स से आप क्वालिफाई भी हो जाओगे, आपका रैंक भी आएगा। उसके साथ साथ जो है आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, और रेगुलर प्रैक्टिस किस चीज़ करनी है, तो आपको रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपको क्वेश्चन के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। और मेन जो एक चीज़ है, आपको आपकी एग्जाम में जो है वो इन्हीं पैटर्न के ऊपर क्या देखने को मिलने वाले हैं, तो सवाल देखने को मिलने वाले हैं। तो इसलिए आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा, उसके साथ साथ आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता चलेंगे, आपके वीक पॉइंट पता चलेंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना क्या करना है आपको, तो प्रैक्टिस करना है। उसके बाद में किसी चीज़ की अनदर बात करूँ तो वो है टाइम मैनेजमेंट। अब बच्चों टाइम मैनेजमेंट जो है वो एक इम्पोर्टेंट और मेजर फैक्टर हो जाता है। उसके पीछे का रीज़न सिंपल है, क्योंकि हम ठहरे लाइफ साइंस के बच्चे, हमें जो है वो मैथमेटिक्स, जनरल एप्टीट्यूड जैसी चीज़ें आती नहीं है, और उसके साथ साथ आपको केमिस्ट्री का पोर्शन भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जो भी आप, जैसे मैंने केमिस्ट्री के सेशन में भी बात की, और जनरल एप्टीट्यूड के लिए मैं यही कहूँगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन में से गिवन डाटा जो है आपके पेपर पे लिखना है। उसके बाद गिवन डाटा के बाद क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या पूछा है वही निकालने की कोशिश करनी है। और मैं यही कहूँगा कि आपको प्रायोरिटी उन टॉपिक्स को देनी है, उन चीज़ों को देनी है जो टॉपिक्स आपको चीज़ें जो है पहले से आती है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। फिर जाके जो है आपके पास जब टाइम बचेगा तो आपको क्या करना है, जिन क्वेश्चन रह गए हैं उन सारे क्वेश्चन को क्या करना है, तो टारगेट करना है। ठीक है, तो 20 दिन में आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है बच्चों, और क्वेश्चन जो भी हमारा एग्जाम है उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके जाना है। ठीक है, उसके साथ साथ हम बात करते हैं गेट के मॉक टेस्ट की। तो एवरी थर्सडे जो है आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो मॉक टेस्ट का चैलेंज देखने को मिल रहा है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको ऐप के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है, या फिर साथ में वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करके भी आप क्या दे सकते हो, तो इन मॉक टेस्ट के लिए क्या हो सकते हो, तो अपेयर हो सकते हो। ठीक है, सिंपली अगले वाले जो थर्सडे होगा उस दिन आपका क्या होने वाला है, तो 4th मॉक टेस्ट होने वाला है। तो आपको क्या करना है, जाना है और अभी से इनरोल करके रखना है। जब थर्सडे आएगा तो उस दिन अच्छे से मॉक टेस्ट देना है, और उसके पहले जो है 4-5 दिन आपके पास जो भी बचेंगे तो उनको क्या करना है, उनके लिए आपको अच्छे से रिवाइज करके फिर मॉक टेस्ट में जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको देखने को मिलेगा जीरो कॉस्ट में बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री मिल रही है। आपको बस ऐप को डाउनलोड करना है IFS की, और उसके ऊपर बस रजिस्ट्रेशन कर देना है। आपको सारे PYQ जो है, PYQ के टेस्ट फॉर्मेट जो है, 1000+ क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है, YT लाइव जो है, और पेपर एनालिसिस आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं। तो जाइए और ऐप के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर दीजिए बच्चों बस। आगे क्या, थैंक यू ही बोलूँगा, और उसके साथ साथ ऑल द बेस्ट बोलूँगा मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों। अच्छे से पढ़ाई करो, 20 दिन अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, और एग्ज़ाम के लिए बेहतर से बेहतरीन प्रिपरेशन करके जाओ। मुझे पता है, मुझे यकीन है खुद पे ऊपर और आपके ऊपर भी, कि आप अच्छे से परफॉर्म करोगे, आप क्वालिफाई होगे। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं किसी अनदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन बच्चों।